नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज इंडिया और मैं हूं आपके साथ गरिमा वाजपेयी। और के न्यूज के खास कार्यक्रम देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज देवभूमि के दंगल में हम बात करेंगे रावत का बान और धामी का सम्मान। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत कल देर शाम देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से उनके आवास पर मुलाकात करने के लिए पहुंचे। इस दौरान दोनों नेताओं ने बंद कमरे में कई मुद्दों को लेकर वार्ता भी की। महत्वपूर्ण चर्चा में हरीश रावत ने जिला पंचायत के चुनाव को जल्द कराने की मांग की। आपको बता दें कि हरीश रावत ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के आश्वासन पर 18 अगस्त को प्रस्तावित उपवास कार्यक्रम को फिलहाल के लिए स्थगित कर दिया है। रावत का आरोप था कि आरक्षण में परिसीमन की आड़ में हरिद्वार की पंचायत चुनाव में स्थानीय नेतृत्व को समाप्त करने की साजिश रची जा रही है। धामी और रावत की मुलाकात काफी विस्तार से हुई, जिसमें यह भी निर्णय निकला कि चुनाव टाले जाएंगे। इसलिए रावत की तरफ से सहमति बनी है कि अब तक जो हुआ सो हुआ, लेकिन अब के चुनाव के दौरान प्रशासन निष्पक्ष भूमिका अपनी निभाए। और अगर प्रशासन निष्पक्ष भूमिका दिखाई नहीं दी तो कांग्रेस के पास आंदोलन करने के सिवा कोई और भी चारा नहीं बचता है। आज इसी को लेकर विस्तार से हम बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमानों का पैनल भी हमारे साथ में जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले एक नजर डालिए आज की हमारी स्पेशल रिपोर्ट पर। दरअसल हरीश रावत का आरोप है कि हरिद्वार में पंचायती लोकतंत्र की हत्या हो रही है और इसी को लेकर हरदा उपवास पर बैठने का ऐलान कर चुके हैं। लेकिन अब हरदा मुख्यमंत्री आवास पर उपवास में बैठने से पहले सीएम धामी से मुलाकात करना चाहते थे। इस बैठक से पहले हरीश रावत ने ट्वीट करते हुए लिखा था कि धामी जी ने सौहार्दपूर्ण भाव से मुख्यमंत्री बनने के बाद मेरे आवास पर आकर मुझसे भेंट की और मुझे ये लगा कि अगर मैं बिना उनसे भेंट किए उपवास पर बैठूंगा तो इससे मेरा छोटापन जाहिर होगा। इस मुलाकात में उनके सामने हरिद्वार का प्रसंग भी रखूंगा। पूर्व सीएम हरीश रावत ने आगे लिखा कि मैं यूं ही उपवास पर नहीं बैठना चाहता हूं, कुछ स्थितियां गंभीर हैं। मुख्यमंत्री जी से बात करने के बाद मैं अंतिम रूप से कब बैठूंगा, क्योंकि इस बार मैं वो आंशिक सांकेतिक उपवास नहीं करूंगा। मैं बैठूंगा तो फिर उपवास पर ही बैठूंगा। पंचायती चुनावों में जिस तरीके से ग्रामीण नेतृत्व को बिल्कुल ध्वस्त कर दिया गया है, परिसीमन और आरक्षण के वेपन का इस्तेमाल करके नेचुरल रूप से, प्राकृतिक रूप से जो चुनाव होना चाहिए था उसको प्रभावित करने की चेष्टा की गई, वो मैंने मुख्यमंत्री के सामने रखा। इतना उनसे जरूर कहा है कि प्रशासन निष्पक्ष रहे, जितना हो गया यही पर बस करे और प्रशासन निष्पक्ष रहे। यदि प्रशासन निष्पक्ष नहीं रहा और फिर इसी तरीके का एटीट्यूड रहा जो एटीट्यूड बना रहा है और हमारे कांग्रेस कार्यकर्ताओं का, सामाजिक कार्यकर्ताओं का इसी तरीके से उत्पीड़न होता रहा, जैसी शिकायतें आई हैं, तो फिर मैंने कहा हमें मजबूरन मुझे, क्योंकि अच्छा नहीं लगता कि एक वर्तमान मुख्यमंत्री के आवास पर पूर्व मुख्यमंत्री उपवास पर बैठे, भूख हड़ताल पर बैठे, अच्छा नहीं लगता है। वहीं भाजपा के नेताओं ने हरीश रावत के उपवास रखने को नौटंकी करार दिया है। भाजपा का मानना है कि हर बात का निष्कर्ष बातचीत से है। अगर विपक्ष भी अपने सुझाव और बातचीत सामान्य तरीके से रखेगा तो स्वाभाविक सी बात है कि जल्द ही उस समस्या का समाधान भी निकाला जाएगा। संपर्क और समाधान से ही समस्याओं के निवारण भी ढूंढे जाते हैं। समस्या के समाधान का सबसे सही तरीका संपर्क और संवाद है। संपर्क और संवाद से ही समाधान निकलते हैं। लेकिन अगर कोई केवल पूरी राजनीति करना चाहता है तो वो तरह तरह की नौटंकियां करता है। लेकिन अगर वास्तव में कहीं कोई समस्या नजर आती है और उसका कोई समाधान चाहता है तो उसका सही तरीका संपर्क और संवाद ही है। और मुझे लगता है कि ये उचित होगा कि संपर्क और संवाद के माध्यम से समस्याओं के समाधान ढूंढे जाए। प्रदेश में अपने पैर जमा रही आम आदमी पार्टी भी हर चुनाव में अपनी भागीदारी को बढ़ा चढ़ा कर रख रही है। यही वजह है कि इस बार आम आदमी पार्टी भी पंचायत चुनाव में अपने प्रत्याशी उतारेगी, जिसको लेकर आप पार्टी ने भी सरकार के खिलाफ पंचायत चुनाव को देरी से कराना और पंचायत चुनाव से भागने का गंभीर आरोप लगाया है। साथ ही आपसी गुटबाजी में भाजपा नहीं चाहती कि हरिद्वार में पंचायत चुनाव कराए जाएं। यही वजह है कि अब तक चुनाव की कोई तिथि और चुनाव को लेकर कोई निष्कर्ष परिणाम सामने नहीं आया है।
हरीश रावत जी मुख्यमंत्री धामी जी से मिले हैं और पंचायत चुनाव को लेकर के जो चर्चा हुई है, देखिए इस पर आम आदमी पार्टी का ये स्पष्ट रूप से कहना है कि भारतीय जनता पार्टी द्वारा ये देखा गया है कि हरिद्वार में जो स्थिति है पार्टी की, उसको देखते हुए भारतीय जनता पार्टी और धामी सरकार चुनाव से भाग रही है, चुनाव लेट करा रही है। हम देख रहे हैं कि चुनावों को समय समय पर टाला जा रहा है और आज लगभग 2 साल से अधिक का समय बीत चुका है, लेकिन हरिद्वार में पंचायत चुनाव अभी तक कराए नहीं जा रहे हैं। अभी तक देखा जाए तो पंचायत चुनाव में बसपा व कांग्रेस की अहम भूमिका रही है। यही वजह है कि चुनाव से पहले भाजपा की योजना दोनों दलों में सेंध लगाकर उसे कमजोर करने की है। देखने वाली बात तो अब ये होगी कि अब तक जिला हरिद्वार में हुए चुनावी नुकसान की भरपाई और 2024 के लोकसभा चुनाव के साथ पंचायत चुनाव में भाजपा अपना प्रचंड रूप दिखा पाएगी या फिर इतनी सेंधमारी के बाद भी बेहतर प्रदर्शन में विफल होगी। अब ये चुनाव अन्य विपक्षी दलों के लिए भी महत्वपूर्ण बन चुका है, क्योंकि उनकी अभी तक चुनावी भूमिका मजबूत रही है। यही वजह है कि हरीश रावत चाहते हैं कि पंचायत चुनाव जल्द हों। देहरादून से ब्यूरो रिपोर्ट, के न्यूज। और आज इसी बड़े मुद्दे को लेकर हम देवभूमि के दंगल में विस्तार से बातचीत करने वाले हैं। कई खास मेहमानों का पैनल हमारे साथ में जुड़ चुका है। सबसे पहले आपको रूबरू कराते हैं उनसे। आज हमारे साथ में सत्यवीर चौहान जी हैं, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। हमारे साथ में शीशपाल सिंह बिष्ट हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता है। संगीता शर्मा आम आदमी पार्टी की ओर से आज हमारे साथ गेस्ट लिस्ट में शामिल हैं और साथ ही साथ कुलदीप राणा हमारे साथ में है, वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप सभी मेहमानों का आज की हमारी इस चर्चा में बहुत बहुत स्वागत है। सत्यवीर चौहान जी के साथ में शुरुआत करेंगे अपनी चर्चा की। सत्यवीर जी, पंचायत चुनाव की बात जब भी आती है तो कहा यह जाता है कि सरकार टालने की कोशिश करती है। ऐसा क्यों है आखिर? क्यों आखिर ये एक आपके साथ जुड़ चुका है? गरिमा जी, आपको प्रणाम और आपके सभी दर्शकों को प्रणाम। गरिमा जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमारी कोई भी ऐसी मंशा नहीं है और जिस प्रकार से अब पूरा अमली जामा उस तैयारी में है और जल्द ही ये सरकार चुनाव की ओर है और हमें आशा है कि जिस तरीके से हमें परिणाम मिले हैं, चाहे वो उपचुनाव हो, चाहे अभी मेन चुनाव हो, चाहे आने वाले चुनाव हैं, हमें उसी प्रकार का आशीर्वाद मिलेगा जिस प्रकार का जनता ने हमें निरंतर दिया है, जिस प्रकार से हमारे कामों पर मोहर लगाई है। मगर विपक्षी दल का तो मैं यही कहना चाहूंगा, जिस प्रकार की अभी कांग्रेस के अंदर उथल पुथल मची हुई है, चाहे उनके कोई भी कार्यक्रम हो, आपने देखा होगा कि हरिद्वार को लेके किस प्रकार से हरीश सिंह रावत का भी एक बयान आया था। उसी को लेके हरीश रावत भी सोचे कि मैं हरिद्वार में कमजोर पड़ रहा हूं। वास्तव में तो कमजोर है, 2017 में उन्हें वहां की महान जनता ने कमजोर कर दिया था, मगर फिर भी वो आशा लगाए हुए हैं कि कुछ अभी भी उनका अपनी कोई भूमिका वहां पर दिखाना चाहते हैं। तो हरीश सिंह रावत के बयान के बाद उन्होंने फिर अपने लिए एक सियासी स्पेस देखा है, तो उसी में वो लगे हुए हैं और अपने आप को मीडिया में एक रखना चाहते हैं। तो वो एक केवल उनका एक राजनीतिक स्टंट कह सकता हूं इस बारे में। बाकी स्थिति कांग्रेस की और अन्य दलों की सभी को पता है कि इस समय क्या स्थिति है और भाजपा किस स्थिति से अब काम कर रही है। जिस प्रकार से ऐतिहासिक काम हो रहे हैं, आज भी आपने देखा होगा टाट काली मंदिर के बगल में किस प्रकार से जो दूसरी टनल बन रही थी, एलिवेटेड रोड के लिए जो टनल बन रही थी, उसका भी आज आपने देखा होगा कि दोनों जो साइडें हैं वो पूर्ण रूप से मिल चुकी है। तो हम तो निरंतर उस और लगे हुए हैं। चुनाव आएंगे जाएंगे, सत्ताएं आएंगी जाएंगी, लोग आएंगे जाएंगे, ये निरंतर लोकतंत्र में चलता रहेगा। मगर मुख्य रूप से ये है कि जब आप सरकार में बैठे हो, जिस लिए आपको यहाँ की जनता ने चुना है या किसी प्रदेश की जनता ने आपको चुना है, तो उनके जो किए गए वादे हैं, उन किए गए वादों को कितना आप धरातल पर उतारते हो, वह मुख्य हो जाता है। और लोकतंत्र को मजबूत करने में किसका कितना महत्व है, वो आज की डेट में सबसे महत्वपूर्ण है। और निरंतर भारतीय जनता पार्टी और उसका संगठन इस और निरंतर कार्य कर रहा है। और आने वाले समय में भी जिस प्रकार से हम कार्यक्रमों के माध्यम से जनता के बीच में जा रहे हैं, हमारे हर हफ्ते का एक कार्यक्रम बनता है और जनता तक पहुंचते हैं। दरिद्र नारायण की किस प्रकार से सेवा की जाए, सेवा और सुशासन और गरीब कल्याण का जो हमने मंत्र दिया है, उसको कैसे परिपूर्ण कर सकते हैं, उसको कैसे प्रणीत करेंगे, उसी और हमारा ध्यान है। हमें इससे कोई लेना देना नहीं है कौन विपक्षी दल। लेकिन सत्यवीर जी, इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि बचते हैं, क्योंकि हर बार एक बार अगर हो तो सवाल नहीं उठे, लेकिन अगर बार बार कोई स्थिति उत्पन्न होती है तो ऐसे में सवाल उठना भी लाजमी है। और अगर विपक्षी कह रहे हैं तो कहीं ना कहीं कोई बात जरूर है
है और देखिए वो चीज नजर भी आ जाती है। खैर, आपसे आगे हम इस पर विस्तार से बातचीत करेंगे। शीशपाल सिंह बिष्ट जी हमारे साथ में कांग्रेस पार्टी की ओर से। शीशपाल जी, एक तरफ हरदा ने मुलाकात की सीएम पुष्कर सिंह धामी से, दोनों की मुलाकात को काफी सम्मानजनक रूप से चीजें सामने आई हैं, दोनों के बीच में बातचीत हुई, लेकिन कार्यकर्ता लगातार कह रहे हैं कि भाई ये उपवास वाली तो इनकी नौटंकी हमेशा चलती रहती है। क्या है इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए गरिमा जी, अब भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को कुछ न कुछ तो कहना है, क्योंकि आज जनता के बीच में इनका चेहरा बेनकाब हो चुका है, क्योंकि इनकी जो जन विरोधी नीतियां हैं, और खासकर क्योंकि मैं उस पर नहीं जाऊंगा, आज डिबेट हरिद्वार के जिला पंचायत चुनाव को उसी पे बात करते हैं। जिला पंचायत चुनाव को आप देखिए जिस प्रकार से लिंगर ऑन किया जा रहा है, बार बार टाला जा रहा था, वहां के सामाजिक कार्यकर्ताओं को, राजनीतिक लोगों को हाई कोर्ट तक जाना पड़ा और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर ये कार्रवाई वहां प्रारंभ हुई। और उसके बाद आप देखिए लगातार पंचायती राज एक्ट के जो है नियमों का उल्लंघन वहां पर हो रहा है, चाहे वो परिसीमन का मामला हो। परिसीमन में ये जो है निर्धारित सीमा से ज्यादा आरक्षण में जा रहे हैं, जो आरक्षण को मतलब नियम विरुद्ध किया जा रहा है, परिसीमन में जो है बेतुका परिसीमन हो रहा है और उसके लिए एक प्रक्रिया होती है, पूरा मापदंड है। लोग वहां पर आपत्तियों की सुनवाई होनी थी, आपत्तियों की सुनवाई किए बिना वहां के डीएम ने जो है अंतिम आरक्षण और परिसीमन जारी कर दिया। तो इसलिए वहां पर बार बार जो ये सवाल उठाए जा रहे हैं, हम आपको मैं गरिमा जी याद दिला दूं कि कांग्रेस पार्टी राज्य निर्वाचन आयोग में भी शिकायत करने के लिए गई थी इस मामले में, लेकिन उसका भी कोई हल नहीं निकला। डीएम ने वही वहां मनमानी की। वहां का प्रशासनिक अमला हरीश रावत जी के बयान में भी देखिए कि यही कहा कि प्रशासन निष्पक्ष चुनाव कराए। अब इनको निष्पक्ष चुनाव कराने में क्या दिक्कत है? भाई देखिए, जो लोकतांत्रिक अधिकार वहां के लोगों के, अब सामाजिक कार्यकर्ताओं को गरिमा जी वहां पर जो है प्रशासन धमका रहा है कि आपको जो है जिला बदर कर देंगे, तड़ी पार कर देंगे। जी शीशपाल जी की आवाज हम तक नहीं पहुंच रही है ठीक से। शीशपाल जी, आपने आप प्लीज अनम्यूट करें। शीशपाल जी प्लीज आप अनम्यूट करें, उसके बाद हम आपको सुन पाएंगे। हाँ बोलिए बोलिए। सीएम हरीश धामी जी उस दिन जो है ये पुष्कर सिंह धामी जी दिल्ली में थे, तो शिष्टाचार वर्ष जो है इस कार्यक्रम की डेट 18 तारीख की थी। मुख्यमंत्री जी ने हरीश राव जी से मिलने का आग्रह किया, तो वो शिष्टाचार वर्ष कल मिलने भी गए हैं, विस्तार से मुख्यमंत्री के सामने ये बातें रखी हैं और कांग्रेस पार्टी को विश्वास है कि मुख्यमंत्री से बात करने के बाद हरिद्वार में एक निष्पक्ष चुनाव का माहौल बनेगा जो बनना चाहिए। और अगर नहीं बनेगा तो उन्होंने कहा कि अब सांकेतिक उपवास हम नहीं करेंगे, अब विधिवत जो है उपवास पर बैठेंगे, और लेकिन जनता के हक की जो लड़ाई है, निष्पक्ष चुनाव कांग्रेस पार्टी हरिद्वार में चाहती है, बस यही मांग है। ठीक है, आम आदमी पार्टी की ओर से संगीता शर्मा जी हमारे साथ में लगातार बनी हुई है। संगीता जी, बहुत स्वागत आपका भी आज की हमारी चर्चा में। संगीता जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने भी चुनाव से भागने का आरोप लगाया है सरकार पर, क्या वजह है? आपको लगता है कि कहां पर इनकी फांस अटक जाती है जो इस चुनाव से इनको डर लगता है? देखिए गरिमा जी, जिस तरह से बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है और ये पन्ना प्रमुख तक हर समय इनके तैयार रहते हैं और बीजेपी का संगठन मजबूत है, ये हमेशा इस बात को कहते हैं। तो जब सब कुछ तैयारी है तो फिर चुनाव से आप क्यों भाग रहे हैं? ऐसा कौन सा डर आपके मन के अंदर है जो आप लगातार चुनाव को टालते आ रहे हैं? आपने विधानसभा चुनाव करा लिए, यहाँ का उपचुनाव हो गया चंपावत का, लेकिन अभी तक हरिद्वार का जो पंचायत चुनाव है वो नहीं होता है और 2 साल इस बात को बीते। तो कौन सा डर हरिद्वार को लेकर के इनके मन में है? क्योंकि पिछले चुनावों में भी हमने देखा है कि हरिद्वार में बीजेपी को पिछड़ते हुए देखा है, तो वो डर अभी भी इनके मन के अंदर है। और जिस तरह से बीजेपी का कार्यकाल अब तक का बीत चुका, 4 महीने पहले माननीय धामी जी मुख्यमंत्री जी रहे और उसके बाद अब, तो जनता उस कार्य को भी देखेगी कि क्या उपलब्धियां जनता के बीच आई। जिस तरह से उत्तराखंड बेरोजगारी महंगाई से जूझ रहा है और अभी यूकेएसएससी का इतना बड़ा घोटाला, तो जैसे युवा बेरोजगारों के साथ छलावा हो रहा है और उसमें इनके ही लोग पकड़े जा रहे हैं, तो ये सारी चीजें इनके मन के अंदर का एक डर है जो ये चुनाव को टाल रहे हैं लगातार, जबकि अब तक चुनाव हो जाना चाहिए था। और जो हम बात करें कि पंचायती राज नियमावली जो है उसमें भी 6 महीने का एक टाइम होता है, आपने उसे बढ़ा करके फिर 1 साल कर दिया, तो आप उसमें भी लगातार अपनी मनमानी कर रहे हैं। तो जो बीजेपी हर समय तैयार रहने वाली है वो अब पीछे कदम क्यों बढ़ा रही है? इससे इनकी मंशा साफ जाहिर होती है कि इनके अंदर का डर है। दूसरी चीज मैं हरीश रावत जी के लिए कहूंगी, हमारे पूर्व मुख्यमंत्री जी हैं। गरिमा जी, जिस तरह से वो माननीय धामी जी से मिलने गए, तो क्या वो ये दिखाने के लिए गए कि मैं धरना कर रहा हूँ, आप मुझे रोक लीजिए?
उन्हें धरना करना था। कांग्रेस विपक्ष में है, उन्हें धरना करना चाहिए था। धरना किसी से पूछ कर नहीं किया जाता कि हम आपके खिलाफ धरना कर रहे हैं और दूसरा उससे समझा दे कि आप धरने से हट जाइए और वो बैठ जाए। कांग्रेस को अपनी भूमिका निभानी चाहिए थी विपक्ष की और धरने पर बैठना चाहिए। लेकिन एक आश्वासन के बाद उस धरने को उन्होंने स्थगित किया है ना संगीता जी, एक आश्वासन के बाद उन्होंने उस धरने को स्थगित किया है, तो आपको ऐसा क्यों लगता है कि राजनीतिक अगर है, विपक्षी है, तो जरूर मतलब धरने पे बैठना चाहिए अगर सहमति बन रही है किसी चीज को लेकर? गरिमा जी, इतना गंभीर मुद्दा जब है और आपने उसमें एक गंभीर विचार किया, बहुत गंभीर ये मुद्दा था लगातार जो चल रहा है, और उस पर आपने विचार किया, उसके बाद आप अगर पीछे कदम बढ़ाते हैं और ये कह देते हैं हम कुछ समय बात करेंगे, तो आप सरकार को क्या वक्त देना चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? तो आपको विपक्ष की भूमिका निभा करके धरना करना चाहिए था, क्योंकि धरना किसी से पूछ करके नहीं किया जाता। ठीक है। दूसरी चीज, और 1 घंटे में ऐसी क्या बातचीत हुई और ऐसी कौन सी मीठी गोली जो थी वो हरीश रावत जी को खिलाई गई कि वो धरने से बिल्कुल पीछे हट गए? तो ये भी बहुत सोचने का विषय है और धरना कैंसिल कर दिया। ठीक है, ठीक है, ठीक है। संगीन मामला है और इसको पंचायत चुनाव होने चाहिए जल्द से जल्द। बिल्कुल। हमारे साथ में कुलदीप राणा जी लगातार बने हुए वरिष्ठ पत्रकार हैं। कुलदीप जी, बहुत स्वागत आपका आज की हमारी इस चर्चा में। कुलदीप जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, अभी आपने सुना संगीता जी कह रही कि भाई 1 घंटे में कौन सी मीठी गोली दे दी, किस्सुर बदल गए, ऐसा क्या हो गया दोनों की मुलाकात के बीच कि अब स्थगित किए जाने की बात सामने आई? ये कह रहे हैं कि बड़ा मुद्दा था, इनको धरने पर बैठना चाहिए था। एक तो आप इसके पीछे का जो राजनीतिक कारण है, क्या वजह रही होगी बातचीत, इस पर तो बात बताइए ही, अपना जवाब दीजिए। लेकिन साथ ही साथ मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि क्या ये जरूरी है, क्योंकि विपक्षी ये भी हैं, ये भी अपनी जमीन तलाश रहे हैं उत्तराखंड में, आम आदमी पार्टी, और ये कह रहे हैं कि नहीं धरना तो देना चाहिए था। अगर दोनों के बीच में किसी चीज को लेकर सहमति बन रही है, बहुत अच्छी बात है अगर राजनीतिक दल इस तरह से काम करने लगे कि वो मांग उठाते हैं, सामने वाला कुछ आश्वासन देता है, इससे, क्योंकि अगर बिल्कुल खुलकर बोलूं ना तो शायद इससे ड्रामा कम हो जाएगा, जो पॉलिटिकल ड्रामा होता है ना उसमें कमी आ जाएगी। तो फिर दिक्कत क्या है? क्यों आम आदमी पार्टी को ऐसा लग रहा है कि नहीं हरीश रावत को धरने पर बैठ ही जाना चाहिए था? इन दोनों सवालों का जवाब कुलदीप जी आप दीजिए। देखिए, हरीश रावत उत्तराखंड की राजनीति के बड़े कद्दावर नेताओं में है। हाँ। और उनकी राजनीति का एक बड़ा इतिहास रहा है, बड़ा कालखंड रहा है। केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं कांग्रेस के, है ना। तो ऐसे में हरीश रावत क्या निर्णय लेते हैं उसके कई राजनीतिक निहितार्थ हैं, लेकिन उनके राजनीतिक निर्णयों के मूल में हमेशा से कांग्रेस रही है। और इन तमाम उठापटक के बावजूद भी हरीश रावत का ये जो उनका केंद्र है ये कभी नहीं बदला। और उत्तराखंड की राजनीति को लेकर के, उत्तराखंड में जिस प्रकार से हरीश रावत को लेकर के जो जनभावना है, एक जन का जो मन है, उसमें अभी तक उतनी सेंधमारी हुई नहीं है। और खासकर यह बात मैं हरिद्वार क्षेत्र के लिए ज्यादा कह रहा हूं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव में वो हरिद्वार से हार गए थे, विधानसभा चुनाव भी वो हरिद्वार से हार गए थे, लेकिन बावजूद इसके अगर हम हरिद्वार की जो स्थिति देखते हैं तो गरिमा, हरिद्वार भले ही एक आध्यात्मिक क्षेत्र है, आध्यात्मिक जिला है, माँ गंगा वहां बहती है, कुंभ वहां लगता है, लेकिन राजनीतिक रूप से अगर देखा जाए तो हरिद्वार कभी भी भाजपा के लिए फर्टाइल नहीं रहा है। हरिद्वार की जो राजनीतिक जमीन है वो कभी भी भाजपा के लिए उपजाऊ नहीं रही है, क्योंकि वो एक मात्र ऐसी जमीन है जहां मैदानी बाहुल के लोग भी हैं, पहाड़ी बाहुल के लोग भी हैं, जहां अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग के लोग भी हैं, दलित भी हैं, तमाम समाज के लोग वहां रहते हैं। और अगर हम विधानसभा वार वहां सीटों का अगर हम आकलन करते हैं तो आपने देखिए कि इस बार 2022 के चुनाव में भी भाजपा के हाथ में क्या लगा, कांग्रेस के हाथ क्या लगा और बीएसपी के हाथ क्या लगा, है ना। हरिद्वार में सबसे बड़ा दल, सबसे ज्यादा सीटें जो है वो कांग्रेस की निकल करके आई हैं और भाजपा की कम है। उसके साथ दूसरे नंबर पर वहां बसपा रही है। तो हरिद्वार की जो सीटें है, लोकसभा सीट है, चाहे विधानसभा सीटें रही हों या फिर पंचायत में, हमेशा कांग्रेस का और बीएसपी का दबदबा रहा है। और इस समय चूंकि रमेश पोखरियाल निशंक के आने के बाद से हरिद्वार की लोकसभा सीट की राजनीति में एक बड़ा बदलाव आया और भाजपा ने ये सीट कांग्रेस से ले ली, लेकिन
उसके बावजूद भी जिस तरीके से राज्य में जो चुनाव, विधानसभा चुनाव में जो स्थिति निकल करके आई है, उसने कहीं ना कहीं कांग्रेस के मन में एक विश्वास पैदा किया है कि अगर इस थोड़ा सा और मेहनत की जाए तो हरिद्वार जिला पंचायत सीट उनके कब्जे में वापस आ सकती है। और इसका जो दूरगामी परिणाम होगा, या हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से लोकसभा चुनाव 2022 का भी लिटमस टेस्ट होगा कांग्रेस के लिए भी और भाजपा के लिए भी। हाँ। क्योंकि लोकसभा के ग्राउंड पे अभी हम बसपा को उतने करीब नहीं देखते हैं जितना भाजपा और कांग्रेस की इसमें टक्कर रही है। तो ऐसे में इन दोनों राजनीतिक दलों का जो लोकसभा को लेकर के जो एक तरीके से रणनीति है, ये उसका लिटमस टेस्ट है। इसीलिए दोनों दल इसमें अब कोई भी कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, यानी दोनों ही दल कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, लेकिन क्या कुछ होगा ये तो खैर आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल देवभूमि के दंगल में आज इसी को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं। कहीं मत जाएगा, देवभूमि का दंगल ब्रेक के बाद भी जारी रहेगा। के न्यूज, खबरों का सारथी। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल, बोलो जुबान केसरी। सर्वकॉन सिर्फ एक नाम नहीं, भरोसा है 35 सालों का जो आपने किया है हम पे। तभी तो हम हैं इंडियाज नंबर 1 सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर के निर्माता। कृष्णा पब्लिक स्कूल, नेहरू नगर, भिलाई, छत्तीसगढ़ की तरफ से सभी देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। एक शुभचिंतक की ओर से समस्त क्षेत्र व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भिलाई के दुर्ग स्थित लाइफ केयर स्कैन एंड रिसर्च सेंटर की ओर से समस्त क्षेत्र व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। भिलाई के रस्तोगी कॉलेज ऑफ नर्सिंग की ओर से समस्त क्षेत्र व प्रदेशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद देवभूमि के दंगल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इसी पर विस्तार से बातचीत करें कि आखिर रावत का मान और धामी का सम्मान। कई खास मेहमान हमारे साथ में लगातार बने हुए हैं। वापस से सत्यवीर जी के पास जाएंगे। सत्यवीर जी, देखिए लिटमस टेस्ट की बात जो है वो हर कोई कर रहा है। आखिर क्या वजह है? आप ये अभी कई अहम बातें यहाँ पर कुलदीप जी ने कहा कि देखिए आपके लिए फर्टाइल नहीं रहा है हरिद्वार। क्या यही वजह है कि डर लगता है? अमूमन तो भारतीय जनता पार्टी चुनावी मूड में रहती है, फिर किस बात का डर है? और इसको कवर अप भी कैसे नहीं कर पा रहे हैं आप? हम तो ये भी चाहेंगे कि आप बताएं। हालांकि आप इस पर कोई जवाब देंगे नहीं, खुद अपनी कमी कौन बताता है, लेकिन फिर भी आखिर क्या वजह है? मैं बताना चाहूंगा। हाँ। हमारे लिए हमेशा बोला जाता है कि कोई भी अगर चुनाव आता है, चाहे छोटा चुनाव है चाहे बड़ा चुनाव है, बुलाते हैं कि इनका लिटमस टेस्ट होने वाला है। आप देखिए किस प्रकार के रिजल्ट आएंगे, हमें पूरी आशा है। जिस प्रकार से हमें 2022 में परिणाम आए, 2022 में 2 चुनाव हुए, उसके बाद जो परिणाम आए हैं, और उसके बाद जब हम हरिद्वार का चुनाव आएगा, उसके बाद 2024 का चुनाव कहेंगे हरिद्वार के चुनाव में भी हम कहेंगे कि ये 2024 के लिए लिटमस टेस्ट है। इसी प्रकार से हम इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देते। मैंने पहले भी अपने जो पहले सेगमेंट में थे वो भी कहा कि हमारा ध्यान उस तरफ है जो हमने जनता से वादे किया। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमने अभी कई राज्यों में भी अगर आप देखा जाए, वहां पर भी इस तरह की बातें बीजेपी के लिए कही गई। चाहे केरल में जहां पर हमारी सरकार ने, मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा उस और कि केरल में एक ऐसी जगह पड़ती है जहां की वो बहुत ही पिछड़ा एरिया है और जनजातीय क्षेत्र खासकर वो है,
वहां पर हम कभी चुनाव नहीं जीते, वहां पूरे के पूरे वार्ड हम जीते हैं। अब आप देख लीजिए, अभी कुछ ही दिनों पहले मध्य प्रदेश के चुनाव आए, जिला पंचायत के चुनाव देख लीजिए, मेयर के चुनाव देख लीजिए, किस प्रकार से हमने वहां पर विजय प्राप्त करी। नॉर्थ ईस्ट स्टेट के ले लीजिए आप। और दूसरा, उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहूंगा कि अभी आप वर्तमान की स्थिति में देखेंगे तो जितने भी अगर आप नगर पालिका के मेयर देखेंगे, चेयरमैन देखेंगे, हम सबसे अधिक हमारे हैं। फिर आप और अगर जिला पंचायत अध्यक्ष देखेंगे, ब्लॉक प्रमुख देखेंगे, हमारे लिए कोई भी कठिन समय नहीं है। और आपको मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं, और हरिद्वार की महान जनता के जिस प्रकार का उनका हमारे प्रति हमेशा स्नेह और प्रेम रहा है, निश्चित ही हमें एक अच्छा परिणाम देखने को मिलेगा। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि अभी कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे थे, लेकिन अब तक, लेकिन ठीक है, आप कह रहे हैं परिणाम अच्छा, हाँ पूरा बिल्कुल आप पूरा करिएगा, मैं सिर्फ जोड़ रही हूँ एक बात। आप कह रहे हैं कि परिणाम मिलेगा, बहुत अच्छा, सारी बातें ठीक है, लेकिन अभी भी सिर्फ आश्वासन नहीं दिया है, अभी भी जो है मतलब पूरी तरह से कोई बात नहीं हुई है कि कब होंगे, क्या होंगे, इस सब को लेकर कोई आखिर स्पष्टता क्यों नहीं है? मैं आपको एक चीज स्पष्ट कर दूं, हमारा संगठन भी धरातल पे वहां काम कर रहा है और जल्द ही चुनाव होंगे इससे। और मैं दूसरा कहना चाहूंगा, मैं राजनीतिक टिप्पणी की तरफ जाना चाहूंगा कि मैं कहना चाहूंगा, अभी कांग्रेस के प्रवक्ता शिषपाल जी कह रहे थे कि किस प्रकार से हम हरिद्वार को देखते हैं। हमारा हरिद्वार को देखने का वो तरीका नहीं है। जब हरीश रावत मुख्यमंत्री थे तब उन्होंने गंगा को किसकी संज्ञा दी थी, मैं यहाँ पर रिपीट करना नहीं चाहता हूँ। और दूसरा, मैं कहना चाहूंगा कि जो इन्होंने अभी मुख्यमंत्री आवास का दौरा किया है, उनका एक सपना है कि मैं फिर से मुख्यमंत्री बनूं। वो कहने के अब क्या कहते हैं कि वो मुहावरों के शब्दों में कहते हैं कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने देखने का सबको अधिकार है, मगर सपने वो देखने चाहिए जो हकीकत में पूर्ण हो। अब जनता के बीच में जाओगे, आपने भी देखा होगा कि इन्होंने एक यात्रा निकाली थी राजभवन तक। अब उस दिन डिबेट में था, मैं डिबेट में जब उसके बाद जो देखने को मिला, कांग्रेस की जब छानबीन हुई कि वो यात्रा तुम्हारी विफल रही, तो उसके कारण ढूंढने शुरू करे इन्होंने कि वो यात्रा क्यों विफल रही। उसका मात्र कारण ये था कि यात्रा विफल होने का कारण ये था कि सब वहां गाड़ियों पे चढ़ गए अपनी फोटो सोशल मीडिया पे अपडेट करने के लिए। दूसरा, मैं कहना चाहूंगा, अगर ये बात करते हैं आज हाईकोर्ट से लेकर अन्य संस्थाओं की बात करते हैं, तो हम आज इनको वो एहसास दिलाना चाह रहे हैं कि जब ये देश स्वतंत्र हुआ तो ये संस्थाएं उनके लिए बनाई गई जो यहाँ के निवासी थे, और किस प्रकार से इन संस्थाओं का इन्होंने शोषण किया। आज इनको उसकी महत्वता समझ में आ रही है कि वो संस्थाओं का क्या महत्व है, और धीरे धीरे अब इनको वो समझ में आ रहा है। इसीलिए आज इनके चाहे छोटा नेता हो चाहे बड़ा नेता हो, इनके अंदर बेचैनी है कि वो संस्थाएं आज निष्पक्ष होकर कार्य कर रही है। आम आदमी पार्टी के लिए तो मैं यही कहना चाहूंगा, जो उन्होंने प्रकरण की बात करी है, मुख्यमंत्री ने जब मीडिया ने बोला है, बेझिझक उन्होंने बोला है कि जो भी होगा उसके तह तक जाएंगे। मगर मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर आप इस तरह की बातें करते हैं तो एक मंत्री जी इनके भी है, अब मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कई बार डिबेटों में डिबेट में उन सबका नाम ले चुका हूं। हाँ। अगर जिस प्रकार से वो कहे कि हमारी याददाश्त चली गई है, वो कोर्ट में भी केस गया है और कोर्ट ने भी ये बोला है कि अभी तक बने हुए कैसे रहे हैं। तो किसी पर लांछन लगाने से पहले अपना दायरा देखना चाहिए। दूसरा, हमारी सरकार जिस प्रकार से काम कर रही है, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, बागवानी के क्षेत्र में हो, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में हो, अनेक क्षेत्रों में कार्य कर रही है। आज ही अखबारों में छपा है 29 लाख से अधिक चार धाम में दर्शन हो चुके हैं, जो कि एक ऐतिहासिक है। उत्तराखंड के निवासियों के लिए ये शुभ संकेत है कि जो रोड़ों का जाल हमने ऑल वेदर के रूप में बिछाया था, वो आज सक्सेस की ओर दिखता हुआ दिख रहा है। और आने वाले समय में जिस प्रकार से और इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तराखंड में बनना है, वो निरंतर आगे बढ़ने वाला। और जिस प्रकार से केंद्र से हमें जो अभी आर्थिक रूप से मदद मिली है, वो भी उत्तराखंड के विकास में सारा पैसा लगाया जाएगा। और हमने जब केंद्र से मदद मांगी है तो मात्र उत्तराखंड के विकास के लिए मांगी है, किसी व्यक्ति को मजबूत करने के लिए नहीं मांगी गई है। हमारे अगर मंत्री या विधायक या मुख्यमंत्री दिल्ली जाता है तो उत्तराखंड के विकास की चर्चा के लिए जाता है, ना कि अपनी कुर्सी या अभय दान रूपी आशीर्वाद लेके वहां से आता है। तो मैं गरिमा जी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को जो निरंतर बहुत ही इस समय का इंतजार करते हैं, उनको ये कहना चाहूंगा कि उत्तराखंड की जो वर्तमान भाजपा की सरकार है, वो निरंतर आपके हितों के लिए कार्य कर रही है। समय लग सकता है, मगर हमारी नियत में कोई खोट नहीं होगी और धरातल पर आपको वो सब चीजें दिखेगी जिसके लिए आपने हमको एक महान आशीर्वाद दिया है। ठीक है। संगीता जी, मैं आपसे जवाब चाहती हूँ। एक तरफ बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं वो लगातार ये कह रहे हैं कि हरदा का जो उपवास है वो नौटंकी है। दूसरे ओर कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि भाई लोकतंत्र की हत्या हो रही है इन चुनावों में, पंचायत चुनाव में लोकतंत्र की हत्या के बड़े आरोप लगा रहे हैं। दोनों एक दूसरे पर
आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। दूसरी ओर दो बड़े नेताओं की मुलाकात हो जाती है, आपसी बातचीत हो जाती है और जो जिसको ड्रामा करार दिया जा रहा था, जिस उपवास को, वो भी स्थगित हो जाता है। कहते हैं कि भाई ठीक है, हम इंतजार कर लेते हैं। किस नजरिए से देख रहे हैं, क्योंकि दोनों विपक्षी हैं, आप एक तीसरी पार्टी के तौर पर हैं, उस लिहाज से आपको क्या लगता है कि दोनों के बीच क्या बातचीत हो गई? देखिए गरिमा जी, तो बातचीत हुई वो तो उन दोनों के बीच हुई, तो वो सार्वजनिक नहीं है। लेकिन जिस तरह से सब कुछ दिखाई दे रहा है कि भाई पहले कहा जाता है उपवास से बैठ जाया जाता है, उसको कैंसिल कर दिया जाता है, तो ये एक हरीश रावत जी का जिस तरह से रहा है कि वो लगातार सुर्खियों में बने रहते हैं, तो ये भी एक सुर्खियों में ही बने रहना है उनका। और यदि उन्हें उपवास करना ही था तो फिर कैंसिल क्यों करना, उसको कर देना चाहिए था, या फिर ये क्यों कहना कि हमें उपवास करना है और फिर किसी के कहने के अनुसार उसे कैंसिल कर देना, तो ये कुछ समझ नहीं आता। दूसरी चीज, जिस तरह से अभी सत्यवीर जी ने कहा कि घोटाला, तो घोटाले पे आज डिबेट नहीं है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा बात नहीं करूंगी। लेकिन हाकम सिंह जो है वो किसी और दल से ताल्लुक नहीं रखते हैं, वो बीजेपी से ही ताल्लुक रखते हैं और बीजेपी के ही नेता हैं। और देखिए वो तो एक छोटी सी चाबी है, गाड़ी तो कोई और ही चला रहा है। और अभी सत्यवीर जी बैठे हुए हैं, मैं बस एक ही बात कहूंगी कि आपसे भी विनम्र निवेदन है कि आप इस प्रकरण की सीबीआई जांच कराइए, ईडी जांच कराइए, क्योंकि दूसरों के पीछे तो सीबीआई और ईडी लगाने में भाजपा बिल्कुल माहिर है। तो जो लंबा समय बीत रहा है, आप भी चाहते हैं कि जो इसका सरगना है वो पकड़ा जाए, और जनता भी चाहती है और हम सब भी चाहते हैं कि जो भी इसका मास्टरमाइंड है वो पकड़ा जाए, ना कि ये छोटी मछलियां, क्योंकि मगरमच्छ बच गया तो फिर ये प्रखंड वैसे ही रह जाएगा और उत्तराखंड अपने आप को छला हुआ महसूस करेंगे यहाँ के युवा। तीसरी चीज देखिए सत्यवीर जी, जो आपने कहा कि सड़कों का जाल और सब कुछ, तो जो ये 6 महीने का कार्यकाल बीता है, इसमें हमने बहुत से स्वास्थ्य से रिलेटेड भी समस्याएं देखी। कितनी गर्भवती महिलाओं को 1 माह के अंदर मरते हुए देखा, उनकी जान जाते हुए देखा। तो हम स्वास्थ्य व्यवस्थाओं पे बात क्या करें। दूसरी चीज, 250 से ज्यादा ऐसी सड़कें हैं जो अभी भी सत्यवीर जी लावारिस हैं, गांव से नहीं जुड़ी हुई हैं, तो वो भी बहुत खस्ता हालत है सड़कों की। आप बार बार हाईवे की बात जरूर करते हैं, एनएच की बात जरूर करते हैं, लेकिन जो गांव के रिमोट एरियाज की सड़कें हैं उनकी बात भी आपको करनी पड़ेगी और उन पर भी आपको काम करना पड़ेगा। तभी हम जो पहाड़ी इलाका है उसमें व्यवस्थाओं को दुरुस्त कर पाएंगे, क्योंकि केवल हाईवे से काम चलने वाला नहीं है। दूसरी चीज देखिए, हमने देहरादून तक में इसी चैनल पे बैठ करके डिबेट करी थी कि अस्पतालों के क्या हालात हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का गुणगान करने से अच्छा है कि काम कीजिए। और देखिए, जो पंचायत चुनाव होते हैं वो सिंबल पर नहीं होते, बिल्कुल। जो पंचायत चुनाव लेकिन इस बार तो भागीदारी आम आदमी पार्टी की भी पूरी है ना, लेकिन आम आदमी पार्टी की पूरी भागीदारी है। तो ऐसे में आपको लग रहा है कि अभी एक तो आपको पहले बात आप इन पर आरोप लगा रहे हो कि लोग भागते हैं, दूसरी ओर आपको लग रहा है क्योंकि अभी विधानसभा के चुनावों में हमने देखा आम आदमी पार्टी का जो हश्र हुआ, मैं माफी के साथ ये कह रही हूँ, लेकिन हम सब जानते हैं। और फिलहाल आम आदमी पार्टी तो संगठन के तौर पर भी बड़ी कमजोर है, तो क्या कितना असरदार ये आपके लिए है? देखिए, आम आदमी पार्टी के 8 जो राज्य हैं वहां पे पार्षद हैं, तो जो नीचे से, क्योंकि ये व्यक्तिगत जो अपनी छवि है उस पर ये चुनाव होते हैं, क्योंकि जो प्रधान है, जो ग्राम प्रधान चुने जाते हैं, दलों का प्रभाव, लेकिन दलों का प्रभाव बहुत पड़ता है, लेकिन दलों का प्रभाव बिल्कुल रहता है। देखिए गरिमा जी, ये जो त्रिस्तरीय चुनाव है इसमें जिला जो पंचायत अध्यक्ष है उसमें दल का विशेष महत्व रहता है, उसमें दल की विशेष भूमिका रहती है। लेकिन जो निचले स्तर का चुनाव है, क्योंकि वो बिल्कुल वहां के लोगों से जुड़ा हुआ चुनाव होता है, तो उसमें दल को देख करके व्यक्तिगत छवि को ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। हमने नगर पालिका, नगर निगम जो भी चुनाव देखे हैं, तो जो उनके बीच का व्यक्ति है और उनके लिए जो काम का व्यक्ति है, ऐसे व्यक्ति को जनता वोट करना चाहती है। तो ये सब भी बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं, क्योंकि वहां के लिए जिस व्यक्ति ने काम किया है तो जनता उसी को अपना प्रतिनिधि बना करके आगे भेजना चाहती है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका पंचायत चुनाव में रहेगी। और जिस तरह से भाजपा अभी तक ये क्लियर नहीं कर पाई है कि कब चुनाव होगा, अभी भी कोई तारीख घोषित नहीं हुई है, तो सत्यवीर जी इसको जल्द से जल्द घोषित कराइए, सिर्फ आश्वासन मत दीजिए, इसको मुकम्मल कीजिए। ठीक है। गरिमा जी, पहले तो मैं स्पष्ट कराना चाहूंगा, कोई सरकार चुनाव नहीं कराती, चुनाव आयोग कराता है, पहले तो ये अपना स्पष्ट कर लीजिए। दूसरा, मैं आम आदमी पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि इनको इलेक्शन कमीशन ने जो इनको चुनाव चिन्ह दिया है वो बहुत सोच समझ के दिया है।
जहां पर ये इनकी चुनाव चिन्ह का मैं आपको एक उदाहरण के तौर पर बताना चाहूंगा। अगर ये कहीं पर आते हैं तो पूर्ण बहुमत में आते हैं और कहीं पर आते हैं तो पूरा सफाई हो जाते हैं। यूपी में देख लीजिए सभी सीटों पर जमानत जब्त है, गोवा में देख लीजिए सभी सीटों पर जमानत जब्त है, उत्तराखंड में देख लीजिए वही असर, पंजाब में देख लीजिए, सुन लीजिए वो सपने मुंगेरी लाल के हो सकते हैं। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि आगे देखिए होता है क्या। कहना चाहूंगा कि एक प्रकरण की बात कर रहे थे गरिमा जी, तो मैं इनको बताना चाहूंगा पंजाब को लेकर वैसे आप कुछ कह रहे थे, वैसे आप पंजाब को लेकर कुछ कह रहे थे। मैंने कहा पंजाब को लेकर उन्होंने एक तरफ जीत हासिल करी, तो वही कह रहा हूं ना कि झाड़ू का। देखिए सत्यवीर जी, आप ठीक है राजनीतिक तौर पर हमला बोलिए, आप राजनीतिक विपक्षी हैं, एक दूसरे को कहिए, लेकिन मुझे भी ऐसा लगता है एक पत्रकार होने के नाते भी कि आपको चुनाव चिन्ह पर कुछ नहीं कहना चाहिए, क्योंकि अगर इस तरह से किसी एक ऑब्जेक्ट को लेकर आप ऐसे बात करेंगे तो मुझे लगता है फिर वो आपके पास भी है, कहीं ना कहीं किसी एंगल से कुछ ना कुछ जरूर निकल आता है, वो आप पर भी कुछ बोल सकते हैं। तो कम से कम थोड़ा बड़प्पन दिखाइए और उस पर मत टिप्पणी कीजिए, मुझे ऐसा लगता है। बाकी खैर आप विपक्षी हैं राजनीतिक। मगर हमारी शुभकामनाएं, मगर जिस प्रकार से उन्होंने दिल्ली में सरकार चलाई है, 2-3 एमसीडी को एमसीडी करना पड़ा है, अब उसकी पूरी एक लंबी चर्चा हुई है सदन के अंदर। हमारा उद्देश्य मात्र जनता की सेवा की जाए, हमारा दूसरा कोई उद्देश्य नहीं है। हमारी बात अभी चुनाव, आप एक बात, हमने कुछ नहीं डाला है। और फिर पहले तो आप स्पष्ट ये कर लीजिए कि चुनाव आयोग कराता है, कोई सरकार नहीं कराती, कोई संगठन नहीं कराता चुनाव, सरकार। ठीक है चुनाव आयोग चुनाव कराता है, ये पहले स्पष्ट कर लीजिए आप। दूसरा, 6 महीने को 1 साल क्यों कर दिया? 6 महीने जो कार्यकाल होता है चुनाव आयोग, आपने उसे बड़ा करके 1 साल चुनाव आयोग को पत्र जाएगा, कोर्ट पत्र भी जाएगा, तो चुनाव आयोग को जाएगा कि आपको क्या दिक्कतें हैं और चुनाव समय पे होंगे, कोई दिक्कत है। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि गरिमा जी एक प्रकरण की बात कर रहे हैं। ठीक है, एक एक करके बोलिए, नहीं तो ऐसे फिर दोनों की आवाज स्पष्ट नहीं हो पाती है। हाँ। गरिमा जी, में इन्होंने एक हमारे अभी बोला एक प्रकरण की बात करी, तो मैं इनको बताना चाहूंगा कि आदरणीय स्वर्गीय जो हमारे प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी रहे थे, जब उनकी मृत्यु हुई, किस प्रकार से मृत्यु हुई, आपको मैं उस प्रकरण को पूरा 30 सेकंड में बताना चाहूंगा कि जब बीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, एक महिला और एक पुरुष वहां पर उनके साथ 2 बार मंच शेयर करा। क्या अब 2 बार मंच शेयर क्या मैं बीपी सिंह को कटघरे में खड़ा कर सकता हूं क्या कि उनकी मंशा के आधार पर ये राजीव गांधी की दुर्घटना हुई है, हत्या हुई है? तो किसी भी राजनीति में इस तरह की बातें होती है, कोई किसी के साथ जाके फोटो खींच जाता है। 15 अगस्त का चुनाव, 15 अगस्त अभी हुआ है, कई लोग मुख्यमंत्री के साथ फोटो खींचे हैं, दूसरे दलों के अध्यक्षों के साथ फोटो खींचे हैं, तो ये नॉर्मल चीज है, ये राजनीति में होता है। ठीक है, अब आपस में आप मत लड़िए, ठीक है, हो गया। अरे जिला, अभी आप कह रहे थे कि जो लोकल बॉडी के इलेक्शन होते हैं किसी पार्टी से नहीं होते हैं, अपनी बात तो करिए आप, अपनी बात तो करिए ना। ठीक है सत्यवीर जी, अभी आएंगे, वापस आपके पास आएंगे, और संगीता जी आपके पास भी आएंगे, और भी मेहमान है सत्यवीर जी और संगीता जी, और भी मेहमान हैं, इनको भी जोड़ने दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी से भी लोग जुड़े हुए हैं और वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप जी भी हमारे साथ में लगातार बने। कुलदीप जी के पास पहले चलेंगे, उसके बाद इन दोनों के पास वापस जाएंगे। कुलदीप जी, अभी देख रहे हैं आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच में भी इस तरह की है। देखिए, चाहे आम आदमी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, बीजेपी पर आरोप तो सेम है दोनों की ओर से, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ कि हरदा ने आखिर ये जो मुलाकात की, इसके पीछे क्या मायने हो सकते हैं? क्योंकि इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि देखिए हरदा और धामी विपक्षी हैं पूरी तरह से, पूर्ण रूप से, दोनों मुख्यमंत्री चेहरा, और ऐसे में मुलाकात की क्या जरूरत आ पड़ी? क्योंकि अगर पहले आप कहते हैं कि आप धरना देंगे, आप उपवास पर बैठेंगे, और फिर अचानक से धरना स्थगित किया जाना, मतलब क्या है इसके पीछे का राजनीतिक कारण? देखिए गरिमा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि हरिद्वार की जो राजनीतिक स्थिति है और हरीश रावत का हरिद्वार से एक अलग लगाव रहा है। उन्होंने वहां से लोकसभा चुनाव लड़ा है, वो सांसद भी रहे हैं, वहां से उन्होंने विधानसभा चुनाव भी लड़ा है। हरिद्वार को लेकर के 2017 में जब हरिद्वार का चुनाव हुआ और सविता चौधरी जब वहां जिला पंचायत अध्यक्ष हुई, तो हालांकि वहां भाजपा के पास जिला पंचायत में ज्यादा सीटें नहीं थी, 2 या 3 सीटें, लगभग 2-3 सीटें रही होंगी। हाँ। भाजपा के प्रवक्ता मुझे ज्यादा स्पष्ट करेंगे। उसके बावजूद और बसपा और कांग्रेस के पास वहां सीटें ज्यादा थी। इसके बावजूद सविता वर्मा 2 साल के बाद शासन उन्हें दुकानों के आवंटन में भ्रष्टाचार को लेकर कुछ मामला होता है और उसमें उनको हटा दिया जाता है। और यहाँ बड़ा खेल जो होता है, बड़ा खेल ये है कि न्यूनतम सीटें
होने के बावजूद भाजपा 2019 में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज हो जाती है और सुभाष वर्मा जिला पंचायत अध्यक्ष हो जाते हैं, जबकि वहां से कांग्रेस के पास ज्यादा सीटें थी, बसपा के पास ज्यादा सीटें थी, निर्दलीय के पास ज्यादा सीटें थी, लेकिन उसके बावजूद भी तो कहीं ना कहीं जो ये इसमें जो अंदर खाने जो खेल होता रहा है जिला पंचायत की सीटों पे, क्योंकि जिला पंचायत अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो बिल्कुल बहुमत के आधार पर होता है, जैसे मुख्यमंत्री का और केंद्रीय प्रधानमंत्री का होता है, उसी तरह से जिला पंचायत अध्यक्ष का भी निर्वाचन है। लेकिन महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि जिला पंचायत की और क्षेत्र पंचायत की ज्यादा से ज्यादा सीटों पर अगर राजनीतिक दल अपना कब्जा बना लेते हैं तो उसका प्रभाव लोकसभा और विधानसभा के चुनावों पर स्पष्ट दिखाई देता है, क्योंकि एकमात्र ये ऐसा चुनाव होता है जो बिल्कुल ठीक कहा था पहले, व्यक्तिगत छवि पर निर्भर करता है, जिसका लाभ पार्टी को मिलता है। बिल्कुल। अब हरीश रावत के साथ ये है कि हरीश रावत की बेटी हरिद्वार ग्रामीण से विधायक भी हैं, ठीक है, वो जिला पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत उनका क्षेत्र आता है। और इस पूरे प्रकरण में जिस प्रकार से पहले के जो घटनाक्रम रहे हैं उसको देखते हुए हरीश रावत की और पुष्कर सिंह धामी, हालांकि देखा जाए तो पुष्कर सिंह धामी युवा हैं और उन्होंने जिस तरीके से 2022 के विधानसभा चुनाव में राज्य विधानसभा अपने भाजपा का नेतृत्व किया और इस तरह से वो उसको जीत के बीजेपी विजेता रही है, लेकिन और कांग्रेस भले ही हार गई, लेकिन राजनीतिक स्तर पर अगर देखा जाए तो हरीश रावत और पुष्कर सिंह धामी के बीच में एक बड़ा अंतर है जो राजनीतिक अनुभव का है। और हरीश रावत कहीं ना कहीं जनता के मन में ये मैसेज नहीं देना चाहते थे कि व्यक्तिगत छवि के लिए ये सारी चीजें हुई हैं। जैसा कि उन्होंने, अगर आप उनकी बात को गौर से अगर देखें तो उनकी बात के कई राजनीतिक और कूटनीतिक मायने निकलते हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि मैं नहीं चाहता कि इसमें मेरा कोई छोटापन दिखाई दे, क्योंकि वो जब चुनाव जीते थे तो मेरे घर आए थे, है ना। तो ये तो राजनीतिक औपचारिकताएं हैं और ये तो राजनीतिक शिष्टाचार है, भाई दल चुनाव जीतता है। लेकिन कुलदीप जी, क्या इसमें व्यक्तिगत भी कुछ नजर आता है आपको? कुलदीप जी, क्या इसमें व्यक्तिगत भी कुछ नजर आता है? क्योंकि अमूमन देखिए, अमूमन दोनों एक दूसरे पर हमला बोलते रहते हैं, राजनीतिक लिहाज से हम देखें विपक्षी हैं, लेकिन इस तरह की बात करना, मुझे एक बड़प्पन वाली बात भी कहीं ना कहीं इसमें नजर आ रही थी हरीश रावत के इस पूरे बयान में। देखिए, हरीश रावत के बयान में बड़प्पन वाली तो बात थी ही, लेकिन जो आपने कहा है कि इसमें क्या जो नजर आने वाली बात है व्यक्तिगत, मैं इसमें देख रहा हूं गरिमा कि कांग्रेस की, उत्तराखंड में कांग्रेस की जिस तरीके से स्थिति है और 2017 की हार और उसके बाद 2022 की हार, और दोनों चुनावों में हरीश रावत का नेतृत्व, और दोनों में हरीश रावत के नेतृत्व के बावजूद कांग्रेस की हार, लेकिन क्योंकि हरीश रावत एक खांटी पॉलिटिशियन है, वो हथियार नहीं डाल रहे हैं और कहीं ना कहीं अभी भी उनकी राष्ट्रीय नेतृत्व में पकड़ है, तो ऐसे में हरिद्वार उनके लिए एक संजीवनी हो सकता है, ठीक है। और चूंकि क्या नाम है, बीजेपी भी चाहेगी कुछ कूटनीतिक रूप से कांग्रेस में एकता न बने, वो भी चाहेगी कि कूटनीतिक रूप से कांग्रेस में जो गुटबाजी है वो बनी रहे, ताकि इसका लाभ, उसको राजनीतिक लाभ, उसको चुनाव में बसपा को मिलता रहे। तो कहीं ना कहीं ये प्रीतम सिंह और हरीश रावत के गुटों में एक दूसरे के गुट को प्रेफरेंस देने वाली बात है, ताकि वो गुटबाजी का भी वो बना रहे और साथ में हरीश रावत अपना, उसमें उनका पलड़ा भारी हो, ताकि वो कांग्रेस में और उसका लाभ भाजपा ले सके चुनाव में। तो ये एंगल मैं इसमें देख रहा हूँ। बिल्कुल, लेकिन जिस लिहाज से आपने कहा ना कि जो आपसी सामंजस्य है वो ठीक ना बैठे, इसमें व्यक्तिगत लाभ नेताओं को भले होगा, लेकिन मुझे लगता है पार्टी का बड़ा नुकसान है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हमारे साथ में भी नहीं जुड़े हुए, शीशपाल जी बने हुए थे, लेकिन फिलहाल उनसे संपर्क नहीं है, इसलिए सत्यवीर जी से हम इस पर जानते हैं। सत्यवीर जी, अभी बहुत बड़ी बात यहाँ पर कुलदीप जी ने बोली है कि देखिए, व्यक्तिगत तौर पर जो है वो लाभ होगा, लेकिन पार्टियों के लिए नुकसानदायक है, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी के लिए। क्या भारतीय जनता पार्टी ऐसा कर रही है, वो डिवाइड एंड रूल वाली बात, क्योंकि फायदा तो आखिर में आपको ही मिलेगा? रूल पे गरिमा जी बाद में 30 सेकंड बाद जवाब दूंगा। पहले मैं उससे कहना चाहूंगा, किसी भी पार्टी के लिए या किसी भी व्यक्ति के लिए मैं कहना चाहूंगा कि आइडियोलॉजी इज मोर इम्पोर्टेंट
इम्पोर्टेंट, मगर आइडियल बिहेवियर इज मोर इम्पोर्टेंट। अच्छा, लेकिन राजनीतिक लोग इस पर काम करते कहाँ हैं? कि हमारी आइडियोलॉजी, मैं कहना हमको ये तो सिर्फ कहने की बातें होती है ना, राजनीति इन पर होती नहीं है। राजनीति का तो बस एक ही उसूल है कि यहाँ तो सब संभव है, सब संभव है यहाँ तो। ये देख लीजिए, हम जनसंघ से शुरू करें, जनसंघ के कितने आपने देखा होगा कि किस प्रकार से हर्षवर्धन अटल बिहारी वाजपेयी ने उस समय का ऐतिहासिक भाषण था उनका कि इसके टुकड़े हुए अनेक, उसके बाद जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी बनी। उसके आप देख लीजिए 2 से हम चले थे, आज 42 साल हमको बन के हो चुके हैं। आज तमाम प्रदेशों में हमारी सरकारें हैं, आप उसके और भारत के अंदर कांग्रेस के बाद ऐसी पहली सरकार है जो 2 बार अपने नेतृत्व में अपने चुनाव लड़ती है और फिर पूर्ण बहुमत में आती है, और आती ही नहीं है। इस देश को एक ऐसी गति देती है कि जो विश्व में उसका आज लोहा माना जा रहा है। आप देखिए कल 9वीं बार जब प्रधानमंत्री जी अपने उद्बोधन को दिया, 83 मिनट उन्होंने अपने उद्बोधन दिया, आज तक के किसी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। अगर कोई प्रधानमंत्री 83 मिनट बोलता है तो इसका मतलब उसने धरातल पर कुछ किया है, इसीलिए वो इतनी देर तक बोल पाया, इसीलिए जनता उनको वहां पर सुन पाई लाल किले के प्राचीर से, और जनता ने टिकटिकी अपनी नजरों से उनको अपने घरों में देख पाया। तो मैं कहना चाहूंगा कि, और बाकी मैं चुनाव की जो दृष्टि से मैं कहना चाहूंगा कि चुनाव, मैंने आपको पहले बोला कि चुनाव हमारे तमाम नेताओं ने जिन्होंने कि इतिहास के पन्नों में अपने नाम दर्ज कराए हैं, मात्र नाम दर्ज नहीं कराए, अपने कार्यों से नाम दर्ज कराए हैं। तो मैं कहना चाहूंगा कि हमारे लिए चुनाव कोई उतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है, मगर चुनाव की जो प्रक्रिया है वो स्वच्छ तरीके से हो सके और स्वच्छ राजनीति हो सके, सुचिता के लिए उदाहरण बन सके, उस और हमारा हमेशा ध्यान रहता है। और आने जो भी चुन के आए वो जनता के बीच में निरंतर बने रहे। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमेशा कहते हैं, चाहे पहले के राष्ट्रीय अध्यक्ष चाहे वर्तमान के राष्ट्रीय अध्यक्ष, कहते हैं कि संपर्क और संवाद कार्यकर्ताओं से और जनता के बीच में बना रहना चाहिए। वही आधार आपके जीत का आधार होता है, वही प्रदेश को आगे ले जाने वाला आधार होता है। और जब तक आप इन चीजों पे काम करोगे। दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि हमारी पार्टी में श्रद्धेय दीनदयाल उपाध्याय जी कहते थे कि 2 चीजें किसी भी पार्टी के लिए महत्वपूर्ण होती है, एक सिंबल होता है, एक संबल होता है। सिंबल का मतलब सभी समझते हैं कि जो चुनाव चिन्ह होता है, मगर संबल वो होता है जिससे वो पार्टी चलती है, मतलब कार्यकर्ता जो उस संबल जो उनको बल प्रदान करता है। जिसके पास संगठन का कार्यकर्ता मजबूती से होगा, उसका सिंबल उतना ही प्रदेशों में खिलता जाएगा, उतना ही ऊंचाइयों पे जाएगा। वही कारण है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं वो हमारे मूल आदर्श और विचार हैं उसको लेके चले हैं, और वो निरंतर एक के बाद एक होते जा रहे हैं, चाहे वो केंद्र सरकारों में, चाहे हमारे तमाम प्रदेशों में हो, निरंतर हम उस ओर चल रहे हैं। हमने कभी भी अपनी विचारधाराओं से, अपने कार्यों से कभी समझौता नहीं किया है, भले ही हमारे ठीक है। देखिए आपने सारी बातें ठीक की, सारी बातों से मैं आपकी सहमत हो जाती हूँ, लेकिन कम से कम जल्दी से कराइए ना। ये जो आरोप लगा रहे हैं आपके विपक्षी, इन पर, इनके मुंह पर ताला लगाइए। फिर क्या जरूरत है कि भाई बार बार एक ही बात पर बात अटक जाती है और यही आरोप आपको सहने पड़ते हैं। बातें आप खूब अच्छी कर रहे हैं लेकिन काम उस पर नहीं होता है। चलिए ठीक है सत्यवीर जी, अभी आम आदमी पार्टी से संगीता जी हैं, उनके पास चलते हैं। संगीता जी, आप इसके पहले भी यही बात कह रही थी कि भाई इनको डर है, इनको समस्या है। आप इस बार खूब कोशिश के साथ उतर रही हैं, आपको लगता है कि इस बार कुछ नतीजे जो हैं वो उलटफेर करने वाले हैं? क्या कोई समस्या होगी? क्योंकि देखिए आप लोग अगर आवाज उठाते हैं तो आपकी आवाज सीधा जनता भी सुनती है। क्या जनता को इस बात का इल्म नहीं है कि भाई भारतीय जनता पार्टी इस वाले चुनाव से क्यों बचती है? जनता को भी सोचना चाहिए, और अगर जनता इन चीजों को समझेगी तो मुझे लगता है कि नतीजे आपके पक्ष में भी संभव हो सकते हैं। कितनी मेहनत आपकी ओर से है? देखिए गरिमा जी, चुनाव के लिए हर राजनीतिक पार्टी अपनी पूरी ही मेहनत करती है, और आम आदमी पार्टी भी अपनी पूरी मेहनत हरिद्वार में कर रही है। हाँ। और देखिए जनता जिस प्रकार से समझेगी कि ठीक है, विधानसभा चुनाव में हमने पहले भी देखा कि कांग्रेस की क्या स्थिति रही, वो अपने आप में ही उलझे रहे, अपने आप में ही लड़ते रहे, जिसके कारण बीजेपी ने इतनी बड़ी जीत हासिल की और चुनाव पूरा मुस्लिम यूनिवर्सिटी पे चला गया। लेकिन उसके बाद अब जो हम 6 महीने का कार्यकाल देख रहे हैं तो कितने जनता के हित के काम हुए, और जनता जिन बातों को लेकर के हरिद्वार में सरकार बनी और जिन वादों को लेकर के हरिद्वार में जीत हासिल हुई, जो भी राजनीतिक, तो उसको लेकर के अब जनता भी सोचेगी कि किस तरह से हमें आगे जाना है। क्योंकि जो महंगाई का मुद्दा है, रोजगार का मुद्दा है, वो अभी भी वैसे का वैसा ही है, उसमें कोई भी उत्तराखंड में सुधार देखने के लिए नहीं मिला है। तो जनता अगर इस बात को विचार करके वोट करेगी तो जरूर हम देखेंगे कि आने वाले वक्त में जो परिणाम है वो उलटफेर जरूर होंगे। क्योंकि जिस तरह से अभी कुलदीप राणा जी ने भी कहा कि हरिद्वार में जो जमीन है वो भाजपा के पक्ष में नहीं रहती है, वहां की स्थिति कुछ अलग ही है, जबकि
जो हिंदुत्व की लेकिन आम आदमी पार्टी के पास तो अभी उत्तराखंड में कोई जमीन ही नहीं है ना। ठीक है, अगर इनके पक्ष में नहीं है तो बाकी के विपक्षी हैं। आम आदमी पार्टी के पास तो फिलहाल पूरी तरह से जनाधार है ही नहीं। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास तो आज से 9 साल पहले तक कहीं भी कोई जमीन नहीं थी। हम नई पार्टी हमने 2 राज्यों में अपनी पूरी जमीन हासिल की। उत्तराखंड पर बात कर रहे हैं ना, अभी विधानसभा चुनाव को कोई बहुत साल थोड़ी ना बीत गए, महीने हुए हैं। हमने देखा आम आदमी पार्टी के साथ। लेकिन लगातार मैंने कहा ना आपसे कि हमारे पार्षद हैं, और मैंने जिस तरह से कहा कि ये व्यक्तिगत छवि पे चुनाव होते हैं, तो यदि आम आदमी पार्टी से ऐसे चेहरे खड़े होंगे जिनकी व्यक्तिगत छवि बहुत अच्छी है और जिस तरह से आम आदमी पार्टी मेहनत कर रही है, तो अच्छे परिणाम देखने को जरूर मिलेंगे। ठीक है। गरिमा जी, मैं हरिद्वार के परिप्रेक्ष्य पे इतना कहना चाहूंगा। किसान बहुल क्षेत्र है और वहाँ गन्ने की प्रचुर मात्रा में कृषि की जाती है। हमारे आपने देखा होगा कुछ दिन पहले ही मंत्री साहब ने 141 करोड़ जितना बकाया किसानों खाता करना, किसानों का सारा रिलीज कर दिया। उत्तराखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारा जो ध्येय है, मैं आपको स्पष्ट रूप से कह चुका हूँ, हमारा ध्येय मात्र यह है कि सबका विकास हो, चाहे वो कृषि क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे वो किसी भी क्षेत्र से जुड़ा हो, चाहे ऊर्जा क्षेत्र से, पर्यटन क्षेत्र से, चाहे वो चाहे टैक्सी का उद्योग कर, कोई भी काम कर रहा हो। हमारा निरंतर प्रयास है कि किस प्रकार से उनकी परेशानियों को निरंतर कम किया जाए, उसकी और कम काम करें। हमारी नीयत में बिल्कुल भी खोट नहीं है। कार्य थोड़ा लेट हो सकता है, मगर कार्य पूर्ण होगा, इतना हम सभी को आश्वासित करते हैं और निरंतर इस ओर हम बढ़ चुके हैं। ठीक है, ठीक है। खैर, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि भाई कितनी तैयारी किसकी है और कौन कितने आगे बढ़ेगा। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया आज के हमारे इस कार्यक्रम में आने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो पंचायती चुनाव में लोकतंत्र की हत्या होने की बात एक ओर जहां कांग्रेस पार्टी लगा रही है, तो वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी के इस पूरे धरने को, इस पूरे उपवास को ड्रामा करार दे रही है। लेकिन आने वाले वक्त में देखना होगा कि आखिर इन पंचायत चुनावों को लेकर भाजपा की ओर से क्या कुछ कदम उठाए जा सकते हैं और किस तरह से हरिद्वार को अपने पक्ष में भाजपा ले सकती है। देवभूमि के दंगल में आज बस इतना ही, और के न्यूज पर खबरों का सिलसिला मेरे साथ बस इतना ही। लेकिन आप हमेशा बने रहेगा के न्यूज के साथ। नमस्कार। इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है गोल्डी हिंग, कण कण में जान, राजश्री इलायची, टशन का जश्न।